तो आप सभी प्यारे भाई बहनों का क्लास ओआरएस में स्वागत है। तो हम डेली की तरह आपका यूथ कंपटीशन सॉल्व करा रहे हैं, जो कि आपका सीटेट के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। और ये आपका चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडालॉजी आपका तीसरा आपका जो है आज की क्लास है। तो चलिए, जो कि आपके क्वेश्चन जो हैं आपके जेन्युइन क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सटीक वही क्वेश्चन है जो बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो संपूर्ण आपके बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का निचोड़ है। तो चलिए इसी के साथ हम आज की क्लास शुरू करते हैं। अब होगा सीटेट सबके पास, तो इसी के नारा के साथ हम आज की जो है प्रैक्टिस सेट आपके शुरू करते हैं। और अगर देखिए हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट कर दें कि आपको क्लास कैसी लगी, या कोई आपका सुझाव हो तो हमें ज़रूर बताएं। और चलिए इसी के साथ हम आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। तो देखिए आपका, ये देखिए क्या कह रहा है, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट प्रैक्टिस सेट आपका तीसरा है, जो कि आपका उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 तक के लिए। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का, कि उचित विकल्प चुनकर निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञात्मक क्रिया दी गई है सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो ऑप्शन ए है वर्णन करना, पहचान करना, अंतर करना, या वर्गीकृत करना। क्या? तो वर्गीकृत करना। तो कौन सा हो जाएगा? तो आपका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि अंतर करना संज्ञात्मक क्रिया दी गई है, सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। और विश्लेषण उद्देश्य के अंतर्गत वह व्यवहार आते हैं जो प्राप्त सूचना को उसके विभिन्न भागों में विभक्ति करके अंतर करने से संबंधित होते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, दूसरा नंबर, राजेश अति लोलुपुप पाठक है। क्या? तो राजेश अति लोलुपुप पाठक है। वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्राय पुस्तकालय जाता है और वह भिन्न प्रकरणों पर पुस्तक पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपने परियोजनाओं का कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की ज़रूरत नहीं है, और वह वास्तविक सीखने का आनंद लेता नज़र आता है। उसे डैश डैश के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है। तो किस प्रकार से राजेश को वर्णित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर देखिए आपका डी दे रखा है कि आंतरिक रूप व अभिप्रेरित शिक्षार्थी द्वारा, तथ्य आधारित शिक्षार्थी द्वारा, शिक्षक अभिप्रेरित शिक्षार्थी द्वारा, या डी कह रहा है कि आकलन आधारित शिक्षार्थी द्वारा। तो आपका देखिए ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। कौन सा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि देखिए क्या कह रहा है कि राजेश एक आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी है, क्योंकि ऐसे छात्र आपके सामान्य स्वयं ही अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ते हैं और आपके प्रकरणों पर पुस्तक भी पढ़ते हैं, क्योंकि ऐसे छात्र जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। वह ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जन करने की कोशिश में रहते हैं। ऐसे छात्र को पढ़ने और परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कहने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। वह आत्मनिर्भर होते हैं और वह अपना काम स्वयं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरे का ए करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए तीसरा नंबर क्या कह रहा है कि यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर, क्या कह रहा है देखिए, कि यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों पर खोज करने के लिए अनुमति दे दी जाए तो वह संतुष्ट हो जाते हैं। जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वह व्यथित हो जाते हैं, और वह ये ऐसे डैश डैश की उनकी अभिप्रेरणा के कारण करते हैं। तो आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं अपनी उपेक्षा को कम करने के लिए, या कक्षा के साथ संबंध होने के लिए, या कक्षा में आपका अव्यवस्था फैलाने के लिए। तो तीसरे का कौन सा हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा कि यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों पर खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो वह संतुष्ट हो जाते हैं। उन्हें आपका हतोत्साहित किया जा सकता है और वह व्यथित हो जाते हैं। वे ऐसा अपनी उपेक्षा को कम करने के अभिप्रेरणा के कारण करते हैं। चौथा नंबर देखिए क्या कह रहा है, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को
डैश डैश के योग्य बनाती है। तो ऑप्शन है कि निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास में, या बी कह रहा है कि शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने, या सी है विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में अस्पष्टता है, या डी है कि शिक्षार्थियों को यह बताने कि वह अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं। तो चौथे का कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सा? आपका ऑप्शन नंबर सी होगा कि मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को विभिन्न शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में अस्पष्टता के योग्य बनाती है, और मानव बुद्धि और विकास के आधार पर एक शिक्षक को किसी छात्र की बौद्धिक स्तर का आकलन पर शिक्षण कार्य आपका करता है। पाँचवा नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो ऑप्शन नंबर पहला है, कह रहा है कि शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछे संज्ञात्मक विकास में बाधक है, या बी कह रहा है कि विकास और सीखना समाज संस्कृति संदर्भों से आपके प्रभावित हैं। ऊपर ले चलते हैं, आपकी बाकी ऊपर दे रखा है कि ऑप्शन सी दे रखे क्या कह रहा है कि शिक्षार्थी द्वारा एक निश्चित तरीके से सीखते हैं, या डी है खेलना आपका संज्ञान और सामाजिक दक्षता के सार्थक हैं। तो आपका इसमें पाँचवें का डी ही करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? तो पाँचवें का आपका डी करेक्ट हो जाएगा कि देखिए, संज्ञात्मक विकास जन्म से लेकर युवा युवा होने तक निरंतर आपका चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें बालक आपका धीरे धीरे संज्ञात्मक विकास की अवस्था उच्च अवस्था की ओर बढ़ाता है, और साथ ही खेलने से बालक का जो है सहयोगात्मक और आपका प्रति आपके उसकी जो भावना है उसका विकास होता है। बालक खेलने में जो आपका सामाजिक दक्षता के रूप में उसे आवश्यक है। छठवां नंबर क्या कह रहा है? देखिए कि बच्चे की विकास में आनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? कि आपका देखिए कह रहा है कि आनुवांशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में आपके 50% योगदान देते हैं, या आपका बी कह रहा है कि समवयस्कों और पैतृक को सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे आपके पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए क्या कह रहा है कि आपके वुडवर्थ कौन? तो वुडवर्थ और आपके मैरिक्स कौन? तो वुडवर्थ और मैरिक्स का मानना है कि बच्चे के विकास की समवयस्कों यानी वातावरण और पैतृक यानी उनके जो वंशज है उनके सापेक्ष योगदान आपका गुणात्मक होता है। अर्थात बच्चे का विकास वंशानुक्रम के कारक वातावरण से प्रभाव होकर पारस्परिक संबंधों का परिणाम होता है। सातवां देखिए क्या कह रहा है, समाजीकरण है। तो समाजीकरण क्या है? सामाजिक मानदंडों पर परिवर्तन है, शिक्षक एवं पढ़ाए गए बीच संबंध है, या समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया है, या डी कह रहा है कि समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन है। तो क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समाज के साथ मानदंडों का अनुकूलन है। यह आपका व्यक्ति का समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन ही समाजीकरण है। अर्थात समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित किया जाता है। आठवां देखिए क्या कह रहा है, एक पीटी यानी पीटी खेल शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपने लक्ष्य प्राप्ति करने में सर्वाधिक आपका सहायक है? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करना चाहिए। तो यही आपका ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट हो जाएगा। आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि आपका एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को इस रूप में मदद करना चाहती है कि वह एक स्थिति के अनेक दृष्टिकोणों से सराहना कर सके, और वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अवसर उपलब्ध जो है वह कराती रहे। वह एक निश्चित सामाजिक अंतःक्रिया को बढ़ावा दे रही है। 9वां नंबर क्या कह रहा है? देखिए कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति को अनेक दृष्टिकोण से सराहना कर सके। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। तो वायस्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को विकसित करेंगे, अपने तरीके से इस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या?
तो तर्क संगत। क्या? तो तर्क संगत। कौन सा होगा? नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। ऑप्शन सॉरी, तो आपका निर्माण हो जाएगा। ये एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को इसी रूप में आपका मदद करना चाहती है, किसका? तो उनका जो होगा विकास के रूप में आपका निर्माण होगा। 10वां नंबर देखिए क्या कह रहा है कि सीता ने हाथ से दाल चावल खाना सीख लिया। क्या? तो सीता है जो कि हाथ से दाल चावल खाना सीख गई है, उससे दाल और चावल दिया गया है तो वह दाल, इधर है आपका, दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने का डैश डैश कर लिया है। क्या? तो ऑप्शन है आपका अंगीकार है, समायोजित है, अनुकूलित है या समुचिता है। क्या हो जाएगा? तो आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर बी समायोजित है। कि आपका सीता ने हाथ से दाल चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिया जाता है तो दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसे इन चीज़ों को करने के लिए स्कीमा में दाल और चावल खाने की समायोजित कर लिया है। समायोजन वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें बालक नई सूचना के अनुसार समायोजन करता है। 11 नंबर क्या कह रहा है कि डैश डैश के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के आपके त्रितंत्र सिद्धांत से संबोधित करता है। तो ऑप्शन है आपके संदर्भगत, अवयवभूत, सामाजिक सामाजिक या अनुभवहिक। 11 का कौन सा हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि स्टर्नबर्ग ने बुद्धि के त्रितंत्र सिद्धांत प्रस्तुत किया है। इनके अनुसार तर्क करते समय व्यक्ति के मन में क्या है, वह सूचनाओं को किस ढंग से आपका आपका प्रमाणित करता है। बुद्धि सिद्धांत के आपके 3 सिद्धांत हैं। कौन से? तो आपके सिद्धांत अनुभवजन्य उप सिद्धांत और घटक उप सिद्धांत। 12 नंबर कह रहा है कि हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत आपके डैश डैश पर बल देता है। तो ऑप्शन आपका ये है कि शिक्षार्थियों में अनुबंधिता कौशलों, सामान्य बुद्धि, विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताएं, या और डी कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति के विलक्षण योग्यताओं। तो 12 का कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन सा? तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा कि हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। इसके अनुसार बुद्धि एक तत्व नहीं है बल्कि एक भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व है। प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में आपकी कार्य करती है। फिर 13 नंबर पूछ रहा है थ है, फ है, च है, ये कैसी ध्वनियाँ हैं? ये कैसी ध्वनियाँ हैं? ऑप्शन में है आपका स्वीनिम है, रूपीम है, लिखिम है या शाब्दिम है। तो कैसी ध्वनियाँ हैं आपकी? ये जो ध्वनियाँ है आपकी स्पीन है। क्या? स्वनिम है। और स्वनिम भाषा की आपके अर्थभेद इकाई है। इसमें समान ध्वनियों को समूह है। 14 नंबर क्या पूछ रहा है? कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करें, या लड़कों और लड़कियों के एक साथ पारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए, या सी है सी कह रहा है कि अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए, या डी कह रहा है कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना है। 14 का कौन सा हो जाएगा? तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि कक्षा में शिक्षक को जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए सदैव लड़के और लड़कियों को एक अपरंपरागत भूमिकाओं में रखना चाहिए। कभी कभी शिक्षक को कक्षा में लड़के और लड़कियों में किसी भी भूमिका पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। और 15 नंबर क्या कह रहा है कि विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिक भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए है कि व्यक्ति के शिक्षार्थियों को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए, या व्यक्तित्व शिक्षार्थियों के मध्य खाई खाई को कम करने के लिए, या सी है कि शिक्षार्थियों को निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए, या डी कह रहा है कि यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य है या अयोग्य है। तो आपका 15 का हो जाएगा कौन सा? तो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी होगा कि विद्यालय को वह समझने के लिए व्यक्तिक भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए कि शिक्षार्थी सीखने के योग्य है या आपका अयोग्य है। 16 नंबर क्या पूछ रहा है? शिक्षार्थियों को व्यक्तिक भिन्नताओं का संबोधित करने के लिए
एक विद्यालय किस प्रकार के सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? तो ऑप्शन है आपके, ये कह रहा है कि सभी शिक्षार्थियों को एक समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन कराना, या बी कह रहा है कि बाल केंद्रित पाठ्यचर्याओं का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने का अनेक अवसर उपलब्ध कराना, या सी कह रहा है कि शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करना, या डी है धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालय में भेजना। तो आपका हो जाएगा 16 का कौन सा? तो ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। फिर देखिए आपका 17 नंबर है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन डैश डैश पर बल देता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन किस पर बल देता है? तो ऑप्शन नंबर है बोर्ड और परीक्षाओं के अनावश्यकता पर, या सीखने की सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर आपका निरंतर परीक्षण, या सी कह रहा है सीखने को किस प्रकार अवलोकित रिकॉर्ड और सुधार सुधार किया जाए, या डी है शिक्षण के साथ, या आपका डी है शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य। तो 17 का आपका कौन? देखिए 17 में आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, सीखने को किस प्रकार अवलोकित रिकॉर्ड और सुधार की जाए इस पर। तो देखिए आपका व्याख्या करते हैं कि 17 जो है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बच्चे के आकलन की निरंतरता पर आपका चलने वाली विकास प्रक्रिया है। सतत व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया के द्वारा शिक्षण अधिगम समय पर ही शिक्षक को छात्र को प्रगति और कठिनाइयों के बारे में निरंतर आपकी जानकारी मिलती रहती है। फिर 18 नंबर पूछ रहा है विद्यालय आधारित आकलन है। तो विद्यालय आधारित आकलन क्या कह रहा है कि शिक्षार्थियों और शिक्षकों का अगंभीर लापरवाह बनाता है, या बी कह रहा है कि शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है, या सी कह रहा है कि सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्रति बाधा उत्पन्न करता है, या डी कह रहा है कि आपकी परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों को मदद करता है। तो 18 का आपका कौन सा हो जाएगा? तो 18 का जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी होगा कि ऑप्शन नंबर डी होगा कि आपका देखिए कि विद्यालय आधारित आकलन परिचित वातावरण में सीखने में आपके शिक्षार्थियों की मदद करता है। फिर 19 नंबर है सीखने की तत्परता डैश डैश की ओर संकेत करती है। सीखने की तत्परता जो है डैश डैश की ओर संकेत करती है। तो ऑप्शन है थर्नडाइक की तत्परता का नियम है, या आपके शिक्षार्थियों का सामान्य योग्यता स्तर है, या सीखने की आपके सत्यातक शिक्षार्थियों का आपका वर्तमान संज्ञात्मक स्तर है, या डी है सीखने की कार्य प्रकृति को संतुष्ट करने की। तो सीखने की तत्परता डैश डैश की ओर संकेत करती है। तो 19 का कौन सा हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि सीखने की तत्परता सीखने की आपके शिक्षार्थियों के वर्तमान संज्ञात्मक स्तर की ओर ले जाती है। फिर 20 नंबर कह रहा है कि एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, तो निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? ऑप्शन है ए कि पोलियोग्रस्त बच्चे अपना एक गाना प्रस्तुत करेंगे, या बी है कि पहिया कुर्सी वाले बच्चे हाल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं, या सी है कि शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं, या डी है कि मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए अपनी अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते। यानी क्या कहेगी टीचर? तो आपका ऑप्शन नंबर 20 का कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा कि एक शिक्षिका को कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं। शिक्षिका के लिए यह कहना सबसे उचित होगा कि शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। तो ये आपका बिल्कुल ये उचित नहीं होगा शिक्षिका के लिए। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्या कह रहा है कि डैश डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो ऑप्शन पहला है कि सांस्कृतिक कारक है, सेरिब्रल डिस्फंक्शन है, या संवेगात्मक आपका विघ्न है, या व्यवहारात्मक विघ्न है। तो कौन सा हो जाएगा आपका 21 का? तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, सांस्कृतिक कारक हो जाएगा। कि आप देखिए कि सामान्य भाषा में अधिगम अक्षमता का तात्पर्य सीखने की
क्षमता अथवा योग्यता की कमी या अनुपस्थिति से है। सांस्कृतिक कारक के अतिरिक्त अन्य 3 कारकों के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। 22 है, एक समावेशी विद्यालय डैश डैश है क्या? तो एक समावेशी विद्यालय शिक्षार्थियों की निर्योग्यता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकताओं का निर्धारित करता है। या कौन सा हो जाएगा 22 का? फिर क्या कह रहा है कि शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है। तो बिल्कुल सही है कि एक समावेशी विद्यालय क्या करता है, तो शिक्षार्थियों की क्षमताओं के बिना परवाह किए अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए आपका प्रतिबद्ध है। फिर देखिए आपका 23 नंबर क्या कह रहा है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को क्या करना चाहिए? प्रतिभाशाली विद्यार्थी को तो ऑप्शन कह रहा है कि अधिगम निर्योग्य नहीं हो सकते हैं या ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जा सकते हैं। तो बिल्कुल सही कह रहा है 23 का कि एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी को क्या करना चाहिए कि देखिए, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को ऐसे सहयोग की सामर्थ्य आवश्यकता होती है जो कि एक विद्यालय से नहीं दी जा सकती है। जैसे कि उस शिक्षकों को विषय के अतिरिक्त अन्य क्षेत्र में रुचि है। तो जैसे जैसे आपका देखिए संगीत हो गया, खेल हो गया, हस्तकला हो गया, ऐसे शिक्षार्थियों को विद्यालय के अतिरिक्त अन्य सहयोग की आवश्यकता होती है। 24 नंबर कह रहा है डैश डैश के कारण प्रतिभाशाली होती है। तो क्या है? तो ऑप्शन है मनोसामाजिक कारक, आनुवंशिक रचना या वातावरणीय अभिप्रेरणा। तो कौन सा हो जाएगा 24 का? तो आपका हो जाएगा बी और सी का समायोजन, यानी आपका जो है बी है और सी आपका इन्हीं का समायोजन के कारण हो जाएगा। 25 नंबर कह रहा है बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है? 25 का कौन सा हो जाएगा? देखिए क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर पहला कि शिक्षार्थियों को कुछ या छूट देने की सीखना है और कैसे सिखाना है। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर पहला है। आगे हमें देखने की ज़रूरत नहीं है कि अधिगम योग्य वातावरण में सबसे उपयुक्त ये है कि शिक्षार्थी को पूर्ण रूप से स्वतंत्र है कि वह क्या सीखना चाहता है और किसमें उसकी रुचि है, ताकि वह बिना किसी परेशानी या सीख सके। और शिक्षार्थियों को छूट देने की है कि कैसे सीखना है। अधिगम योग्य वातावरण के सबसे आपका उपयुक्त यही आपका विकल्प है। 26 नंबर कह रहा है गतिक कौशल में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है। तो ऑप्शन है आपके डिस्पेंसिया, डिस्क्रेप्सिया, डिस्क्लूसिया या डिस्लेकिसिया। कौन सा हो जाएगा 26 का? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा? तो डिस्प्रेकिसिया। गतिक कौशल में अधिगम निर्योग्यताओं डिस्प्रेकिसिया कहलाती है। यह है आपका विकार है। इसमें बच्चे गति एवं समय आपका स्थापित नहीं कर पाते हैं। वे अपनी ओर से तेज़ी से आती हुई गेंद को पकड़ नहीं पाते हैं। जबकि क्या दे रखा है, डिस्पेजिया, यह भाषा विकार है। 27 नंबर क्या पूछ रहा है कि अधिगम निर्योग्यता क्या होता है? अधिगम निर्योग्यता क्या होता है? तो ऑप्शन में है समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होता, या एक स्थिर अवस्था है, एक चर अवस्था है, जरूरी नहीं है कि वह कार्य पद्धति की हानि करे। तो कौन सा हो जाएगा 27 का? तो ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, यह एक आपका स्थिर अवस्था है। कि अधिगम निर्योग्यताओं से तात्पर्य उन विकारों से है जैसे आपका कि किसी व्यक्ति में सीखने, पढ़ने और लिखने, बोलने, तर्क करने और गणित के प्रश्न को हल करने में कठिनाई होती है। अधिगम निर्योग्यता स्थायी स्वरूप होता है, अर्थात वह व्यक्ति विशेष में आजीवन विद्यमान रहता है। 28 नंबर देखिए क्या कह रहा है डैश डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या का समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। तो क्या है? ऑप्शन नंबर पहला कह रहा है परिणामों का आशा करना, समस्याओं की पहचान है, समस्या का छोटे हिस्से में बांटना है, या संभावित युक्तियों की खोजना है। तो कौन सा हो जाएगा 28 का? तो आपका पहला हो जाएगा परिणामों की आशा करना है। दिए गए विकल्प में परिणामों की आशा करना समस्या का समाधान करने की प्रक्रिया का चरण नहीं है। 29 नंबर पूछ रहा है कि एक शिक्षक को क्या है? एक शिक्षक को ऑप्शन कह रहा है कि एक शिक्षक को क्या होना चाहिए कि व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के लिए अधिक उपलब्ध कराना चाहिए। या बी कह रहा है शिक्षार्थियों द्वारा दी गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में ले लेना चाहिए, प्रत्येक त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी देनी चाहिए। या सी कह रहा है कि शिक्षार्थियों को कितनी बार गलती करने से बचता है इसे सफलता के माप में रूप में लेना चाहिए। या डी कह रहा है कि शिक्षार्थी
विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। तो आपका 29 का कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि यदि कोई शिक्षार्थी अपने विचारों को संप्रेषित करने अर्थात उससे व्यक्त करने की कोशिश कर रहा है तो शिक्षार्थी को विचारों को व्यक्त करते समय संशोधन के लिए उन्हें टोकना या बोलना नहीं चाहिए। और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा 30 नंबर। आज का लास्ट क्वेश्चन आपका 30 नंबर होगा, फिर आपका हिंदी स्टार्ट हो जाएगा। क्या? तो इसके बाद आपका हिंदी शुरू हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है। सीमा परीक्षा में A+ ग्रेड अंक आपका प्राप्त करती है। अति इच्छुक है जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है। तब परीक्षा प्रारंभ होती है, वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है, उसके पाँव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कनें आपकी तेज़ हो जाती हैं और वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती है। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो देखिए शायद वे आपका अचानक संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती है, यानी आपका पहला ही करेक्ट हो जाएगा कि शायद वह जो है आपका है आपके अचानक आपकी परीक्षा हो रही है, आवेग का समानता वह नहीं कर सकती है। इसके कारण परीक्षा भवन में अपने आप पर वह एकाग्र नहीं हो पा रही है। इसके कारण परीक्षा प्रारंभ होते ही वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है, उसके हाथ पाँव ठंडे पड़ जाते हैं और उसके हृदय की धड़कनें बढ़ जाती हैं और वह ठीक से उत्तर नहीं दे पाती है। तो आपका 30 का पहला ही करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आज का टेस्ट समाप्त करते हैं। और देखिए आज का जो है टेस्ट आपका जो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइए। और एक बात मैं भूल रहा हूँ कि अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट कर दें कि हमें मोटिवेशन के तौर पे, ताकि हम आपको और अच्छी तरह से कंटेंट प्रोवाइड करा सकें।